हेलो स्टूडेंट्स, किंगडम फंजाई के अंदर फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के बाद में आज हम बात करने वाले हैं क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है ना, क्या है क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। तो इनके कॉमन नेम तो आपको अच्छी तरीके से पता ही है। जैसे हमने फाइकोमाइसिटीज को बोला था एल्गल फंजाई, उसी तरीके से हमने एस्कोमाइसिटीज को बोला था सैक फंजाई, और जो आपके बेसिडियोमाइसिटीज हैं इन्हें हम क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। क्लब फंजाई क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ क्लब का मतलब होता है मुग्दर, और मुग्दर का मतलब होता है जो हनुमान जी का मुग्दर होता है ना, उस तरीके का। तो मुग्दराकार इसमें बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है, क्लब शेप्ड बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इनको कहते हैं यहाँ पर क्लब फंजाई। और दूसरा आपको पता ही है कि चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज की, तो आपको पता है सेक्सुअल स्पोर जो है, सेक्सुअल स्पोर्स के मैंने आपको टाइप बताए हुए हैं। जाइगोस्पोर्स होता है, ऊस्पोर होता है, एस्कोस्पोर होता है और बेसिडियोस्पोर होता है। तो इनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर हैं वो आपके कौन से बनने वाले हैं? बेसिडियोस्पोर्स बनने वाले हैं, और इसीलिए इनका नाम रख दिया यहाँ पर इस क्लास का बेसिडियोमाइसिटीज। वही 4 फंडामेंटल पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। हैबिटाट कैसा है, माइसीलियम कैसा है, इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, और कौन कौन से एग्जाम्पल और उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं, इन्हीं 4 बिंदुओं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हैबिटाट की, कि भाई जो बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य हैं वो किस प्रकार के आवास में रहते हैं। तो नम व गर्म मृदा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में देखें लट्ठों के ऊपर, जो लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स या लट्ठे होते हैं उनके ऊपर, वृक्ष के जो ठूंठ होते हैं उन ठूंठ के ऊपर, एवं सजीव पादप में परजीवी के रूप में, पादप के भीतर, यानी ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी के रूप में भी जीवन व्यतीत करते हैं। तो हैबिटाट के बारे में यहां पर फर्दर स्पेशल चीज मैंने आपको कहा है, हर क्लास के लिए हैबिटाट एक स्पेशल मिलेगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर जलीय आवास में पाए जाते हैं, इसीलिए उनको एल्गल फंजाई के नाम से जाना जाता है। जो एस्कोमाइसिटीज हैं वो शमल रागी होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं ना, गोबर पर या मल पर उगने वाले। और यहां पर देखें तो लट्ठों पर या फिर वृक्ष के ठूंठ पर, और सजीव पादप में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये थी बात सिंपल सी हैबिटाट के बारे में। अब देखिए माइसीलियम कैसा होता है। तो माइसीलियम में जो एस्कोमाइसिटीज का माइसीलियम है, उसी प्रकार का माइसीलियम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ब्रांच्ड माइसीलियम आपको देखने को मिलता है ना, किस प्रकार का है? ब्रांच्ड। और सेप्टेड माइसीलियम होता है, ठीक है ना, ब्रांच्ड और सेप्टेड माइसीलियम आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने बना दिया यहां पर, ब्रांचिंग बता दी इनकी, और सेप्टेड भी बता दिया मैंने। लेकिन यहां पर जो इनके सेप्टा हैं उनके अंदर आपको थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब वो चेंजेस क्या हैं उनकी हम बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है ना। देखिए ब्रांच्ड है, ठीक है, सेप्टेड कंडीशन है, ठीक है, कोई खास बात नहीं। लेकिन जो सेप्टम है वो है आपका डोलियोपोर सेप्टम। किस प्रकार का सेप्टम कहलाता है ये? डोलियोपोर सेप्टम, क्योंकि इनमें ढोलक के आकार के छिद्र पाए जाते हैं। ये आपका एक सेप्टा है, ठीक है ना, ये क्या है? आपका एक सेप्टा है। इसके ऊपर आपका ये माइसीलियल सेल, ये से एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन आपका ये हो गया, एक इसके नीचे वाला हो गया, बीच में क्या है? सेप्टा। ये रहा सेप्टा। इस सेप्टा के केंद्र में एक छिद्र उपस्थित होता है जो ऊपर से और नीचे से, ठीक है ना, दोनों ओर से थोड़ा बाहर की ओर फैला हुआ होता है। ये इस प्रकार से देखें कि ये यहां से थोड़ा सा बाहर की तरफ फैला हुआ है, यहां से भी ये थोड़ा सा बाहर की तरफ फैला हुआ है, और एक ढोलक के आकार का यहां पर आपको छिद्र दिखाई देता है। तो आप इसे ढोलकाकार छिद्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इस ढोलकाकार छिद्र की उपस्थिति के कारण ही इस सेप्टा को क्या बोलते हैं? डोलियोपोर सेप्टम के नाम से जाना जाता है। तो कहीं
पूछ ले आपको डोलियोपोर सेप्टम किसकी स्पेशलिटी है, तो बेसिडियोमाइसिटीज का जो माइसिलियम है उसकी स्पेशलिटी ये है। उसके बाद में देखिए बात करते हैं क्लैंप कनेक्शन। यहां पर एक यूनिक फीचर आप कह सकते हैं बेसिडियोमाइसिटीज का, वो मिलता है क्लैंप कनेक्शन, कि एक माइसिलियम की दो कोशिकाओं के बीच में एक क्लैंप का फॉर्मेशन होता है। इस क्लैंप को ही हम कहते हैं यहां पर ये क्लैंप कनेक्शन, और इस क्लैंप के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया जाता है। तो न्यूक्लियस के स्थानांतरण के लिए एक स्पेसिफिक एडेप्टेशन, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन ना तो आपको फाइकोमाइसिटीज में मिलेगा, ना आपको एस्कोमाइसिटीज में मिलेगा, और न ही आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। केवल और केवल क्लैंप कनेक्शन आपको कहां, बेसिडियोमाइसिटीज में ही देखने को मिलेगा। होता क्या है क्लैंप कनेक्शन से, तो देखें जनरली एक मोनोकैरियोटिक माइसिलियम, एक केंद्रकीय माइसिलियम, मोनोकैरियोटिक माइसिलियम का मतलब क्या हो गया, एक केंद्रकीय माइसिलियम जो है वो क्लैंप कनेक्शन की उपस्थिति में कौन से फेज में कन्वर्ट हो जाता है, डाइकैरियोटिक फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोनोकैरियोटिक माइसिलियम एक केंद्रकीय माइसिलियम द्विकेंद्रकीय माइसिलियम में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी सहायता से, क्लैंप कनेक्शन की सहायता से। और क्लैंप कनेक्शन के द्वारा होता क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया कि इसी क्लैंप के माध्यम से न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर, ये तो थी बात किसके बारे में, माइसिलियम और क्लैंप कनेक्शन के बारे में, जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में पॉइंट आ जाता है आपका थर्ड, जो रिप्रोडक्शन है, जनन। अब सामान्यतः अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमनली होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़ूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, कोनिडिया के थ्रू होता है। और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें आपके 3 स्टेप्स आ जाते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। और मेथड्स मैंने आपको बताए हुए हैं, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, सोमेटोगैमी, ये सारे मेथड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन में कुछ आपको यहाँ पर फर्दर चेंज मिलने वाला है, कि रिप्रोडक्शन में हमने स्पेशली मेंशन किया है, अभी तक मेंशन नहीं किया था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू दी फ्रेगमेंटेशन, खंडन के माध्यम से, खंडन की प्रक्रिया के माध्यम से कायिक प्रजनन की प्रक्रिया बेसिडियोमाइसिटीज में संपन्न होती है। लेकिन अलैंगिक जनन का इसमें अभाव होता है, यानी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, एसेक्सुअल स्पोर्स के माध्यम से। यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स का निर्माण ही नहीं होता, ना तो कोनिडिया बनते हैं, ना जूस्पोर बनते हैं, और ना ही एप्लेनोस्पोर बनते हैं। तो कोई एसेक्सुअल स्पोर नहीं होने के कारण आप कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके माध्यम से होता है, सोमेटोगैमी के थ्रू होता है। अब देखिए सोमेटोगैमी में आपको पहले भी बता चुका हूं, सोमेटोगैमी का मतलब जब दो भिन्न भिन्न कायिक कवक तंतु आपस में फ्यूज होकर एक प्रोजेनी का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सोमेटोगैमी कहते हैं। और इसके मैकेनिज्म के अंदर आपको पता है 3 स्टेप्स होती हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। अब आपको याद हो तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर मैंने एक डायग्राम से आपको पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म था वो समझाया था। उसी तरीके से सेम वही डायग्राम है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस है जिनको आपको समझना है। तो बिल्कुल सिंपल वे में वही प्रोसेस है, कोई अलग सी प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना, खाली कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी सारे वही। ये देखिए आपके पास में ये एक फंगल हाइफी है, ये दूसरी फंगल हाइफी है। लैंगिक जनन के दौरान दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं, दोनों एक दूसरे के समीप आ गए साहब। एक दूसरे के समीप आने के बाद में इनमें संपन्न होती है प्लाज्मोगैमी। इन दोनों कवक तंतुओं का जो कोशिका द्रव्य है वो आपस में संलयित हो जाता है। जैसे ही कोशिका द्रव्य संलयित होगा, कौन सी अवस्था का निर्माण होता है,
डाइकैरियोटिक कंडीशन या डाइकैरियोन का द्विकेंद्रक की अवस्था का निर्माण। तो ध्यान से देखिए आपकी यहां पर इन दोनों कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य संलयन के पश्चात आपको एक द्विकेंद्र की अवस्था देखने को मिलती है। कौन सी अवस्था? द्विकेंद्र की। अब ये जो डाइकैरियोटिक कंडीशन है, इस डाइकैरियोटिक कंडीशन में आपको क्या मिलने वाले हैं? क्लैंप कनेक्शन मिलने वाले हैं। अब क्लैंप कनेक्शन से क्या होता है कि एक न्यूक्लियस पास वाली कोशिका में, एक न्यूक्लियस यहां वाली कोशिका में, लेकिन उससे पहले इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के द्वारा न्यूक्लियस की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। ये 1 से 2 में और ये भी 1 से 2 में विभाजित होता है। अब क्या होगा कि जब ये 1 से 2 बनाएगा तो एक केंद्रक कहां चला जाएगा? पास वाली कोशिका में। ये भी 1 से 2 केंद्रक बनाएगा, एक केंद्रक पास वाली कोशिका में चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि पूरा का पूरा जो माइसीलियम है वो इस तरीके से कैसा हो जाता है? डाइकैरियोटिक हो जाता है। समझ में आई बात? क्या हुआ? डाइकैरियोटिक कंडीशन बनी। डाइकैरियोटिक कंडीशन के बाद में ये जो आपकी एक सिंगल डाइकैरियोटिक सेल है, इस सेल और जो मोनोकैरियोटिक सेल है, इस मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक सेल के बीच में क्लैंप कनेक्शन बन जाता है। इसी प्रकार से इधर भी बना हुआ है। अब मैंने आपको क्या कहा? यहां पर होता है माइटोटिक डिवीजन। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन से जब 2 न्यूक्लियस बनेंगे, एक न्यूक्लियस को पास वाली कोशिका में भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये भी समसूत्री विभाजन के द्वारा एक और न्यूक्लियस बनाएगा और पास वाली कोशिका में क्या कर देगा? ट्रांसफर। जिसके कारण आपका जो पूरा माइसीलियम है वो कैसा हो जाता है? डाइकैरियोटिक हो जाता है। अब जैसा कि आपको पता है, हमने एस्कोमाइसिटीज में भी पढ़ा था कि अब यहां पर क्या होगा? यहां पर एक अतिवृद्धि या एक आउटग्रोथ का क्या होता है? फॉर्मेशन। तो उसी प्रकार से डाइकैरियोटिक कंडीशन रखने वाली कोशिकाओं से एक अतिवृद्धि का निर्माण होता है। यह अतिवृद्धि आपकी कहलाती है बेसिडियम। और बेसिडियम का आकार कैसा? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मुग्दराकार होता है। मुग्दराकार, क्लब शेप्ड होता है। और क्लब शेप होने की वजह से ही आप बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो क्या हुआ? दोनों माइसीलियम, दोनों फंगल हाइफी पास पास में आए, प्लाज्मोगेमी हुआ, डाइकैरियोटिक कंडीशन डेवलप हुई, क्लैंप कनेक्शन बना, पूरा का पूरा माइसीलियम डाइकैरियोटिक हो गया। अब इसमें क्या हुआ? बेसिडियम का फॉर्मेशन। तो वहां पर क्या बने थे? वहां पर एस्कस और एसआई का फॉर्मेशन हुआ था ना? यहां पर आपके बेसिडियम का फॉर्मेशन, सिमिलर सा स्ट्रक्चर बना है। ठीक है ना? उसके बाद में देखें कि जैसे ही बेसिडियम का निर्माण हुआ, बेसिडियम के निर्माण के बाद में ये जो न्यूक्लियस है ये आपके कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? बेसिडियम में ट्रांसफर हो जाएंगे। न्यूक्लियस बेसिडियम में ट्रांसफर होने के बाद में दोनों के मध्य क्या हो जाएगा? कैरियोगेमी। तो ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, केंद्र में एक द्विगुणित केंद्रक का क्या कर लेंगे? निर्माण। ठीक है? अब देखें, द्विगुणित केंद्रक के निर्माण के साथ ही इनके चारों तरफ आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो अन्य कवक तंतु हैं वो इनके चारों तरफ क्या बना लेते हैं? एक कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है? और इस पूरी कवरिंग को आप बोलते हैं यहां पर बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प। और ये जो बेसिडियोकार्प है ये इसका फलनकाय है, फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है? तो क्या हो गया साहब? बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन हो गया। अब बेसिडियोकार्प बनते ही क्या होता है? देखो कि इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है और प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं? 4 कोशिकाओं का निर्माण। तो देखें, एक बेसिडियम में एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं, फिर दूसरे वाले में भी 4, तीसरे वाले में भी 4। ये जो बाहर लगी हुई संरचनाएं आपको 4-4 दिख रही हैं, ये है बेसिडियोस्पोर्स। क्या कहते हैं इनको? बेसिडियोस्पोर्स। जिस प्रकार से एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था कि भाई इसी प्रकार से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना था, उसके अंदर एक मियोसिस हुआ, 4 एस्कोस्पोर बन गए, उसमें माइटोसिस हुआ, 8 बन गए। लेकिन यहां पर कितने? यहां पर प्रत्येक बेसिडियम में केवल और केवल आपको 4 ही बेसिडियोस्पोर्स मिलते हैं। तो बेसिडियम तो बिल्कुल किसके समान है? एस्कस या एसआई के समान है। लेकिन जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वह एस्कोस्पोर से थोड़े से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? कि जो आपके एस्कोस्पोर्स हैं उनका ओरिजिन
उनकी जो उत्पत्ति है वो अंतर्जात होती है। इसके अंदर बनाए थे हमने, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनाए थे इसको, स्पोर्स को, जबकि यहां पर कहां बन रहे हैं, बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं बहिर्जात उत्पत्ति, एक्सोजीनसली ओरिजिनेटेड। ठीक है ना, बहिर्जात उत्पत्ति होती है किसकी, बेसिडियोस्पोर्स की। अब ये बेसिडियम से मुक्त होते हैं और मुक्त होकर अंकुरित होकर नई माइसेलियम का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार का एक फंजाई में रिप्रोडक्शन कह सकते हैं आप, लाइफ साइकिल कह सकते हैं, इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये थी बात आपकी किसके बारे में, बेसिडियोमाइसिटीज में हैबिटाट, माइसेलियम, क्लैंप कनेक्शन, रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के साथ में आपको जो सोमेटोगेमी का पूरा एक चार्ट जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी की सारी बोर्ड के ऊपर है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। चलिए नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। देखें, जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसके एग्जाम्पल्स और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो बिल्कुल सिंपल से कुछ एग्जाम्पल ही हैं, यहाँ पर कोई लंबे चौड़े या बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को हमने छोटी छोटी कैटेगरी में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, क्लासिफाइड कर दिया है। देखें, बेसिडियोमाइसिटीज के लिए एक शब्द आता है ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं इसको, ये शेल्फ फंजाई भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट फंजाई या शेल्फ फंजाई क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ जो ब्रैकेट फंजाई है वो वर्ड किसके लिए, कि बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उनमें जो फ्रूटिंग बॉडी का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, फलनकाय की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स का जो फलनकाय है वो ब्रैकेट के समान या फिर कोष्ठक के समान होता है। कोष्ठक के समान फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय होने की वजह से इन्हें ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। तो ध्यान में रखें, यह आपको पूछा जा सकता है कि बेसिडियोमाइसिटीज जिसे क्लब फंजाई भी कहते हैं, क्लब फंजाई क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ उसमें क्लब शेप्ड बेसिडियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, इसे ब्रैकेट फंजाई क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ फ्रूटिंग बॉडी जो है वो कैसी होती है, कोष्ठक के समान। और शेल्फ फंजाई भी इसे कहा जाता है। और जो सेल्फ फंजाई या जो ब्रैकेट फंजाई है ये किस नेचर की, तो ध्यान में रखें, एपीजाइलिक होती है। अब देखिए, एपीजाइलिक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, एक टर्म है और कुछ भी नहीं है, एक मीनिंग है और कुछ भी नहीं है। एपीजाइलिक का मतलब ऐसी फंजाई जो वुड या कास्ट पर उगना पसंद करती है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका हैबिटाट भी बताया था कि जो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं वो लकड़ी के लट्ठों पर या लकड़ी के ठूंठ पर उगना पसंद करते हैं। तो उसकी नेचर की वजह से ही आप इसे कह सकते हैं एपीजाइलिक। तो कहीं शब्द आ जाए एपीजाइलिक तो इसका मतलब वुड या कास्ट पर उगना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। उसके बाद में देखें, इनमें आ जाते हैं पफ बॉल्स। पफ बॉल्स क्यों बोलते हैं, तो पफ बॉल्स इसलिए बोलते हैं कि जब बेसिडियोमाइसिटीज के इन मेंबर्स की फ्रूटिंग बॉडी को टच किया जाता है, छुआ जाता है, हाथ लगाया जाता है, तो फ्रूटिंग बॉडी फट जाती है और फटने के साथ में ही इनमें से एक काले रंग का पाउडर रिलीज होता है। एक्चुअल में वो काले रंग का पाउडर होता क्या है, वो उसके बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखें, पफ बॉल क्यों कहा, पफ बॉल इस नेचर की वजह से कहा। कैसी होती हैं ये, सैप्रोफिटिक फंजाई। और सैप्रोफिटिक फंजाई या मृतपोषी कवक आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो आपके अपघटित होते हुए कार्बनिक पदार्थ हैं उनके ऊपर उगना पसंद करती हैं। तो सैप्रोफिटिक का मतलब पता ही आपको, मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर जो फंजाई वृद्धि करती है उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक फंजाई। और पफ बॉल जो है वो मेनली और स्पेशली सैप्रोफिटिक होती है। साथ में मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम इनकी फ्रूटिंग बॉडी को टच करते हैं, छूते हैं, इनकी फ्रूटिंग बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और डिस्ट्रॉय होने के साथ ही काले रंग का जो पाउडर है वो रिलीज करती है। अब ये जो काले रंग का पाउडर है वो है क्या,
वो एक तरीके से इसकी फ्रूटिंग बॉडी में पाए जाने वाले जो बेसिडियो स्पोर्स हैं उनको काले रंग के पाउडर के रूप में क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखें, क्लेवेशिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान में रखें। क्लेवेशिया से एक औषधि, एक ड्रग आइसोलेट किया जाता है, क्लेविटीन। कौन सा? क्लेविटीन। और ये जो क्लेविटीन है ये आपका एक एंटी कैंसर ड्रग है। तो ध्यान में रखें, क्लेविटीन का मेडिसिनल यूज है, कैंसर को रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। और किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्लेविटिया से। और क्लेविटिया एक प्रकार की क्या है, पफ बॉल्स किस में आ जाती हैं? बेसिडियोमाइसिटीज में। तो आपको यहां पर एग्जाम्पल्स नहीं बल्कि कैटेगरीज मिल रही है। आपको पूछ लिया ब्रैकेट फंजाई किसका नाम है, किसको कहते हैं, शेल फंजाई किस में आ जाती हैं, पफ बॉल्स किस में आ जाती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है किस में आती हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आ जाती हैं। आपको पूछ लिया जाए क्लेविटीन कहां से प्राप्त किया जाता है, तो क्लेविटिया से। और ये कहां से, ये आपकी एक प्रकार की पफ बॉल है। और जो क्लेविटीन है वो एक एंटी कैंसर ड्रग है जिसका मेडिसिनल यूज है, औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देन बात कर लेते हैं मशरूम और बेसिडियोकार्प। तो मशरूम को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसे छत्रक के नाम से भी जाना जाता है। मशरूम को क्या कहते हैं? छत्रक कहते हैं, ठीक है ना। और मशरूम एक बहुत ही फेमस एडिबल फंजाई है ना, बहुत प्रचलित कह सकते हो खाद्य कवक है। और ये जो है आपके एडिबल एंड स्पॉन्जी फंगस है, गूदेदार कवक होती है, इसलिए इसको खाने में उपयोग में लिया जाता है। लेकिन इसके साथ में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, टोड स्टूल, कुकुरमुत्ता जिसे कहते हैं हिंदी में। टोड स्टूल जो है वो एक जहरीली कवक होती है ना। कैसी होती है? टॉक्सिक होती है, बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज करती हैं। उसके बाद में देखें, ये तो थी आपकी तीसरी कैटेगरी। चौथी में हम बात करें, इसके अंतर्गत स्मट फंजाई भी आ जाती है ना। स्मट फंजाई देखें, स्मट फंजाई की बात करें तो स्मट का मतलब क्या है? स्मट को हिंदी में कहते हैं कंदुआ या फिर कंड। ये जो है पादपों में विशिष्ट प्रकार के रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है। और कौन सा रोग उत्पन्न होता है पादपों में? स्मट डिजीज, कंदुआ रोग या कंड रोग आप कह सकते हैं पादपों में। और किसकी वजह से? इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे, यूस्टिलेगो। स्टिलेगो जो है कहीं पर आ जाता है, स्टिलेगो कहीं पर आ जाता है, तो स्टिलेगो जो है आपका वो स्मट फंजाई है, स्मट डिजीज कोज करता है प्लांट के अंदर। तो कहीं स्मट आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है यूस्टिलेगो, ठीक है ना। नेक्स्ट रहता है एगेरिकस, एक तरीके से मशरूम का ही दूसरा नाम है। इसे आप गिल फंजाई या इसे फेरी रिंग्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे गिल फंजाई या फेरी रिंग? दोनों के रीजन मैंने आपके बताए हुए हैं कि जो एगेरिकस है उसकी फ्रूटिंग बॉडी है, उसका जो छत्रक है उसमें गिल्स के समान क्या दिखते हैं? छोटे छोटे से पोर्स दिखाई देते हैं। ये एगेरिकस का स्ट्रक्चर देखें, एगेरिकस में जो आपको अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग्स दिख रही हैं ये गिल्स लाइक पोर है ना। और गिल्स के समान पोर होने की वजह से ही हम इसे गिल्स फंजाई के नाम से जानते हैं। और इसकी जो फलनकाय है, अगर फलनकाय को जब काटा जाता है तो उसमें आपको बहुत सारी रिंग्स देखने को मिलती है या रिंग्स के समान स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसलिए एगेरिकस को फेरी रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये एगेरिकस का जो डायग्राम है इसे बेसिडियोकार्प की फॉर्म में भी स्टडी करते हैं, ध्यान में रखना। उसके बाद में लास्ट रहता है आपका बर्ड नेस्ट फंजाई। सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एग्जाम्पल कहीं आपको पूछ लिए जाए तो ध्यान में रखना है। दो एग्जाम्पल है, साइथस है और निडुलेरिया। साइथस और निडुलेरिया दोनों को बर्ड नेस्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय है वो किसके समान होता है? पक्षी के घोंसले के समान होता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जिनमें हमने कैटेगरीज स्टडी की है और एग्जाम्पल्स भी स्टडी किए हैं, जिनमें ब्रैकेट या शेल फंजाई आ जाती है, पफबॉल आ जाता है, मशरूम आ जाता है, स्मट फंजाई आ जाता है, एगेरिकस आ जाता है और बर्ड नेस्ट फंजाई आ जाता है, ठीक है ना।